नमस्कार दोस्तों, टीम सुपर 33 में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि कौन सा वायसराय कब आया, क्या क्या कार्य किया, उनके आने का क्रम क्या रहा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों की परीक्षा आप अगर कोई पेपर देखें, चाहे आयोग का हो या वनडे का हो, वहाँ से एक प्रश्न अक्सर बार बार पूछा जा रहा है कि इन वायसराय गवर्नर के आने के क्रम को लगाइए, या यह पर्टिकुलर घटना किसके समय में हुई, या फला उपाधि किसको दी गई है, या फला स्कीम जो है किसके द्वारा लाई गई है। जैसे आप सहायक संधि किस द्वारा लाई गई, हड़प नीति किसकी थी, अस्थाई बंदोबस्त किसकी देन है। ये सारे क्वेश्चन आपको हर पेपर में लगातार मिल रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, उसको हम लगभग 3 वीडियोस में कवर कर पाएंगे। लंबा टॉपिक है। 1757 से पूरा 1947 आज़ादी तक आपको सारे वायसराय गवर्नर आपको हम क्लियर करेंगे। किस किस समय क्या घटनाएं हुई उनको भी साथ में लेके चलेंगे। मीन्स 1757 से 1947 तक की सारी घटनाओं को लगभग हम 80 से 90% कवर कर देंगे जो आपकी परीक्षा में आती है। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को आप लगातार लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी घर पे बैठ के स्टडी करें और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो बाहर से घर के अंदर कोरोना लेके आएंगे। इसलिए आप सुरक्षित रहें, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बंगाल गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। सो थोड़ा सा अगर हम ब्लैक एंड वाइट में चले जाएं तो हम पहले तो बात करेंगे बंगाल। बंगाल एज अ स्टेट आप जानते हैं भारत का एक राज्य है, जहां देखा जाए तो जनघनत्व के रैंकिंग में सेकंड स्थान पश्चिम बंगाल को मिलता है। सबसे जनघनत्व आपके पेपर में बहुत पूछा गया है, बिहार में है, सेकंड पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल काफ़ी शुरू से काफ़ी केंद्र रहा कई आंदोलनों का, तो इसलिए थोड़ा हाईलाइटेड भी, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। हम उस समय से बात कर रहे हैं जब बंगाल का शासक नवाब सिराजुद्दौला था। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बंगाल का संस्थापक किसको माना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आप पिछले वर्ष की परीक्षाओं के क्वेश्चन देखिए, आपको मिल जाएंगे। तो बंगाल का संस्थापक की बात करें तो शायद आई होप कि लगभग लोगों को पता होगा, मुर्शीद कुली खां। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार करना है। बंगाल का प्रथम जो संस्थापक था, संस्थापक कह लो, प्रथम शासक कह लो, वो था आपका मुर्शीद कुली खां, जिसने बंगाल की स्थापना की। इसी प्रकार अवध का पूछता है, हैदराबाद का पूछता है, वो हम जब वहां आएंगे तो चर्चा करेंगे। उसके बाद मुर्शीद कुली खां का कार्यकाल देखा जाए 1746 से 56, महज 10 साल। इसके बाद इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इनकी पुत्री का बेटा था, पुत्री का बेटा। ये अपनी पुत्री के बेटे को अपने के बाद बंगाल की गद्दी सौंप देते हैं। मतलब इनकी पुत्री का बेटा वहां की गद्दी पर बैठता है। तो पुत्री को बेटे को शायद हम जो भी हिंदी में कहते हो उचित हो वो आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं। पुत्री के बेटे को ये गद्दी सौंपते हैं अपने यहाँ के बंगाल की। ये हो गया, देखिए बंगाल का नवाब ये अपनी गद्दी देते हैं अपने पुत्री के बेटे को, और वो होता है नवाब सिराजुद्दौला। तो नवाब सिराजुद्दौला महज 1 साल गद्दी पर ही रह पाते हैं। अब वो कार्यकाल होता है 1756 से 1757। 1756 प्लासी के युद्ध के पीछे क्या तात्कालिक रीजन थे, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर लगातार आने का सभी का क्रम बना रहा, चाहे वो डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, जो भी हैं लगातार आते रहे।
सभी ने प्रयास किया कि भारत में हम अपनी कोठियां और कंपनी लगाएं। इसी क्रम में इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में अपनी अपनी कोठियां बनाना शुरू कर दी। तत्कालिक शासक जो वहां का था नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को मना किया कि आप परमानेंट ना बनाएं यहाँ पे ये कोठियां, जो आप किलेबंदी कर रहे हैं, किलेबंदी ना करें। इस बात को फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। इस बात से क्षुब्ध होके नवाब सिराजुद्दौला ने जहां पे अंग्रेज थे उनका घेराव कर दिया। और ये घेराव की घटना 15 तारीख को, 15 जून, वैसे डेट नहीं पूछेगा, 15 जून का घेराव किया। 5 दिन घेराव करने के बाद उन सभी को एक कोठरी में, जिस कोठरी का साइज बहुत छोटा था, उसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। उस छोटी सी कोठरी में इतने अंग्रेज कैद किए गए कि लगभग 80 से 90% घुटन के कारण खत्म हो गए। महज 23 लोग जिंदा बचे, जिसमें एक व्यक्ति था हॉलवेल सहित कुछ अंग्रेज बचे। और यही हॉलवेल होता है जो आगे जाके 1760 में ब्लैक होल की घटना का वर्णन करता है। 1760 में हॉलवेल थोड़े समय के लिए आते हैं एज अ बंगाल गवर्नर, और ये ब्लैक होल की घटना का वर्णन करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये अस्थानापन है, अस्थानापन कह लो तो टेम्परेरी। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। तो इस ब्लैक होल की घटना में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने मारे गए, मात्र 23 बचे। यह मैसेज मद्रास पहुंचता है। तब मद्रास से नवाब सिराजुद्दौला अपनी टीम लेकर के, अपनी सेना लेके यहाँ आते हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं। और प्लासी जो है नादिया जिला पड़ता है, नादिया जिला आपके पश्चिम बंगाल में, वहीं पे एक स्थान है। यहाँ आने के बाद पूरी समस्या को समझते हैं रॉबर्ट क्लाइव और एक वेल प्रूफ प्लानिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, उनको लालच देते हैं कि आप हमारे साथ इस युद्ध में हमारा सहयोग करिए, नवाब सिराजुद्दौला को आपको मैं बंगाल की गद्दी दे दूंगा। मीर जाफर जैसा कि इतिहास में फेमस है कि अपनी गद्दारी के लिए फेमस है, जाने जाते हैं, लोग अक्सर उपमा देते हैं कि मीर जाफर मत बने, तो मीर जाफर वैसा ही करते हैं। प्लासी के युद्ध के मैदान में मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, मैं युद्ध को संभाल लूंगा। बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम होती है, उस तुलना में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है नवाबों की। उसके बावजूद भी मीर कासिम की बात तो भी नहीं करेंगे, पहले मीर जाफर की बात कर लें, सॉरी। मीर जाफर अंग्रेजों की साठगांठ के कारण हार जाते हैं, या कह लो अपने आप को जान के हरवा लेते हैं। नवाब सिराजुद्दौला जब वापस जाता है तो मीर जाफर के बेटे के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार नवाब सिराजुद्दौला का अंत हो जाता है और 1757 से बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर आसीन हो जाता है। तो ये होता है प्लासी के युद्ध का हिसाब किताब, समझ लीजिए कब होता है, 1757, डेट 23 जून। किसके बीच होता है? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। जब यह युद्ध होता है उस समय प्लासी का युद्ध का जो प्रमुख था यहाँ बंगाल में, वो डेक था। वो तो बाहर से आया था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव एक यहाँ अच्छा कुशल नेतृत्व करता है। इसीलिए इस युद्ध के पश्चात यह युद्ध कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है अंग्रेजों का, ठीक है, कि हाँ उनके पैर अब भारत में जमाए जा सकते हैं। एक उनके लिए अच्छा मैसेज होता है। इसलिए
रॉबर्ट क्लाइव को यहीं से बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है कि ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान यहाँ के प्रथम गवर्नर होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका है रॉबर्ट क्लाइव। कितने क्वेश्चन उठाने हैं? प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध किसके बीच हुआ? नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध का जो यहाँ का मुख्य सेनापति कौन था? डेक था, जो यहाँ से था, प्लासी से था, यहीं से था, बंगाल से था। कब हुआ? 1757 में हुआ। ब्लैक होल घटना कब हुई है? 1756 में हुई है। 20 जून ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये बता चुका हूं 1760 में हालवेल आते हैं जो कि ब्लैक होल घटना का वर्णन करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है दोस्तों कोई खास। नेक्स्ट देखते हैं 1760 से 65। अब यहां से सही से आप स्टार्ट मानिए, तभी नाम हो गया बेंच स्टार्ट। अब यहां से अच्छे से स्टार्ट होता है तो बेंच स्टार्ट। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध एग्जाम में आ चुका है। कब हुआ है? 1764 में। अगला क्वेश्चन, किसके किसके बीच लड़ा गया? नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, यह तीनों सेनाएं एक तरफ होती हैं और अंग्रेजों की सेना एक तरफ होती है। और क्वेश्चन पूछा गया है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा आगे बढ़ें, 1765 से 67 की बात करें तो 1765 से 67 में पुनः रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है और रॉबर्ट क्लाइव आकर यहाँ पर सबसे जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द्वैध शासन लागू कर देते हैं। सो दोस्तों द्वैध शासन क्या है समझ लीजिए। जितना एडमिन पावर होता है, प्रशासनिक, वो तो नवाब के हाथ में होता है और जितना कर संबंधी हिसाब किताब होता है, वसूली वगैरह होता है, वो सब अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। यही होता है द्वैध शासन। मतलब एक ही पश्चिम बंगाल राज्य में, क्षेत्र में एक नहीं दो लोग शासन करते हैं, अंग्रेज और नवाब। नवाब कहाँ तक सीमित हैं? महज एडमिन वो देखें, प्रशासन देखें, ठीक है। लेकिन जहाँ पैसे का मामला होगा, कर संबंधी हिसाब किताब होगा, वो सारी देख रेख अब अंग्रेज करेंगे, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। श्वेत विद्रोह, उस समय एक चलन चल गया था ऑब्लाइज करने के लिए गिफ्ट देना, उपहार देना, उपहार। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अंग्रेजों को मिलने वाले उपहार और भत्तों पर रोक लगवा दी। इसलिए अंग्रेज कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव से क्षुब्ध हो गए और क्षुब्ध होने के कारण उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसको हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। जैसे आज आप लोग भी अपना काम कराने के लिए अपने जो भी सीनियर हैं, डिपार्टमेंट में हैं या कोई अक्सर लोग करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं। कोई गया तो उनके घर के बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके चला गया, 1 किलो मिठाई लेके आप पहुंच जाते हैं तो सामने वाला खुश हो जाए, तो यही है ऑब्लाइज करना, मीन्स गिफ्ट देना। तो गिफ्ट हम देते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा कोई न कोई कारक छिपा रहता है। इसके बाद हम बात करें, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आया, क्लियर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं जो पूछे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया। इसके अलावा स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक इसके बारे में कहा गया। और यह एकमात्र ऐसा बंगाल का गवर्नर था जो वापस जाके आत्महत्या कर लेता है। जब इंग्लैंड वापस जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा बंगाल का गवर्नर वापस जाने के बाद आत्महत्या कर लेता है? तो वो कोई और नहीं, आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट 1767 से 1700, देखिए 1767-69 के बीच में कौन थे? वेरेलास्ट। इनके समय में खास बात, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? वेरेलास्ट के समय में हुआ। किसके बीच में हुआ यह युद्ध? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। तो यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। नेक्स्ट 69 से 72 के बीच में देखिए, इसमें कर्टियर थे और प्रथम अकाल। तो पूछा था प्रथम अकाल किस बंगाल गवर्नर के समय पड़ा? तो कर्टियर के समय में पड़ा।
अब दोस्तों इनके बीच में हम उन प्रश्नों को लेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरी क्लिप पे जो एक क्वेश्चन मार्क था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कौन था, बता सकते हैं। देखिए 1760 से 65 बेस स्टार्ट है, तो अर्थात जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बेस स्टार्ट। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया है कि भारत में जो अब राज्य करेंगे, शासन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, ना कि फ्रांसीसी, डच या अन्य पुर्तगीज जो भी आए थे। तो वह युद्ध प्लासी का युद्ध नहीं था, वह युद्ध बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि भारत में जो शासन करेंगे वो अंग्रेज करेंगे, ना कि फ्रांसीसी करेंगे। क्यों? युद्ध तो प्लासी का भी हुआ था। प्लासी को युद्ध को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि प्लासी के युद्ध की जो रणभूमि थी, कहीं ना कहीं ईमानदारी 100% ईमानदारी पे नहीं लड़ी गई थी। वह कहीं ना कहीं धोखा देके युद्ध जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन बक्सर का युद्ध धोखे से नहीं जीता गया है, वह वीरता से जीता गया है, क्योंकि एक तरफ मुगलों की 3 सेनाएं थी और एक तरफ अंग्रेज की एक सिंगल सेना थी। उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध को जीता। तो बक्सर का युद्ध डिसाइड करता है कि भारत में जो नेक्स्ट शासन करने वाला है वो कौन है, अंग्रेज है, ना कि फ्रांसीसी हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, यहां से ब्लैक होल की घटना पूछी गई है। अब बात करते हैं हम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1772 से 1700 कहीं कहीं 85 है दोस्तों, कहीं कहीं 86 है। ये हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। एक वॉरेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, समझना इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। एक यहाँ पे एक्ट आया 1773 का एक्ट आया। इस एक्ट से काफी बदलाव किए गए। क्या? अभी जो ये आपका बंगाल गवर्नर चल रहा था, यह चेंज होके हो गया बंगाल गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? 1773। मीन्स 72 से 73 इस दौरान मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग एज अ बंगाल गवर्नर ही रहेंगे, लेकिन 1773 से ये कहलाएंगे बंगाल गवर्नर जनरल। सो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद कोई गवर्नर नहीं बनेगा। 1773 पे क्या बन गए? बंगाल गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लग गया, ध्यान दीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 में। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एक 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया? तो 1784 में आपके आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स को ही आप पिट्स इंडिया एक्ट कह सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो कब आया था? 1784 में। कुछ चेंजेस करने के बाद जो नियम बना उसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो भारत में लागू हुआ। कब आया? 1784 में। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग में। एक और क्वेश्चन पूछता है हेस्टिंग के समय से, क्या है वो? एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम
जोन। इस प्रश्न को भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसको आप बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सो बात कर रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। वॉरेन हेस्टिंग्स का एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जो जब यहाँ से वापस गया तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। तो वो और कोई नहीं, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इतने क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग्स से काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हुए हैं। अन्य गवर्नर्स की बात करें उसके बाद जो आते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ठीक बाद ये हमारे गवर्नर्स हम इम्पोर्टेंट हैं बंगाल के। 1786 से 93 लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं शॉर्टकट में कॉर्नवालिस लिख रहा हूँ, बाकी लॉर्ड सब में लगा हुआ है कॉर्नवालिस। इनका सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में सबसे ज़्यादा आया हुआ है दोस्तों, वो आया है यस, अभी एलटी की परीक्षा में आया था, सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन कॉमन रहता, मिल जाता आपको। इसके अलावा हम बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। दास व्यापार पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके अलावा इनको हम पुलिस सेवा का भी जनक के रूप में जानते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में आपको उनको इतना ही आपको याद करना है। नेक्स्ट, तिरानबे से 98 ये आपके आते हैं सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर आते हैं। इनकी मैसूर के प्रति हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेयरिंग की नीति होती है। पूछा था है हस्तक्षेप की नीति किसने बनाई थी? सर जॉन सॉर ने। किसके प्रति? मैसूर के प्रति। इसके अलावा इन्होंने भूमि को किसान को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। 98 से 1798 से 1805 वेलेजली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सहायक संघ जैसी नीति को लाने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो और कोई नहीं, लॉर्ड वेलेजली थी। और लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले जो पूछा था सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन सा क्षेत्र था? तो वो था हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने। कब? 1798। अभी जल्द ही आयोग ने इनके क्रम को पूछा था कि इनके क्रम को लगाइए, किस क्रम में इन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार की। तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध और फिर पेशवा। डेट नीचे दे रखी, ईयर्स दे रखे हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका HMT याद कर लीजिए। HMT, आ से अवध आप, HMT आप, खत्म। अदरवाइज ने इसका ऑर्डर आप जल्दी से एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। रट्टा आप वैसे भी करेंगे, ये रटेंगे, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। HMT आप, ये है ऑर्डर, कैसे कैसे सहायक संधि स्वीकार की गई हैं। इसके अलावा वेलेजली से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ था दोस्तों 1799 में हुआ था। इस युद्ध में वेलेजली ने टीपू सुल्तान का सर कलम कर दिया था। तो इस चूंकि ये मैसूर पे बहुत बड़ी विजय थी, काफी दिन से टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। 4 युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल, तृतीय आंग्ल और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर है 1799। बाकी इंडिविजुअल हम आंग्ल मैसूर अलग आपको पढ़ाएंगे हम। इस युद्ध में टीपू सुल्तान का सर कलम हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में इनको मार्क्विंस की उपाधि दी जाती है। मार्क्विंस की उपाधि किसको दी जाती है? वेलेजली को दी जाती है। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान का वो सर कलम करते हैं, इसलिए। तो ये एक अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसीलिए मैसूर के चतुर्थ युद्ध के पश्चात वेलेजली को एक अच्छे लीडरशिप के लिए कह लो मार्क्विंस की उपाधि दी गई थी। जबकि एक और पूछा गया था ओवेन मेरेडिथ की उपाधि याद रखिएगा लिंटन को दी गई थी। किस लिए? फारसी भाषा के बहुत अच्छे साहित्यक, एक फारसी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता और साहित्यकार थे।
वो आगे हम फिर आएगा तो चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोज में इसके आगे हम देखेंगे। इसको आप तैयार करिए, और जब सारा मिक्स हो जाएगा तो इसके जितने सारे क्वेश्चन 15 साल में आए हैं सबको वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।